हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। फिजिक्स के अंदर आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है लाइट, प्रकाश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इस टॉपिक को शानदार तरीके से अगर पढ़ना है तो मेरे पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। विश्वास रखना, आज के बाद प्रकाश का प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों का। क्लियर? तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं। ओके, ऊपर हेडिंग लिखिए प्रकाश और कर दीजिए स्टार्ट बेटा जी। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले यह एक चुंबकीय तरंग है। यह एक चुंबकीय तरंग है। यह एक चुंबकीय तरंग, याद रखना, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। सर ये चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा। तरंग, उस तरंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा यांत्रिक तरंग और चुंबकीय तरंग में क्या अंतर है। ठीक है ना? तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि यह एक चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना? दूसरी बात, प्रकाश की चाल मापक यंत्र, यानी कि प्रकाश की चाल मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? ठीक है ना? प्रकाश की चाल मापक यंत्र, क्या रखना? रीमर। प्रकाश की चाल का मापक यंत्र क्या है? तो हम बोलेंगे रीमर। कई जगह इसका नाम लिख रखा रोमर। तो रोमर या रीमर एक ही बात है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, प्रकाश की चाल मापने का यंत्र होता है रोमर या रीमर। क्लियर? अब देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि प्रकाश की चाल, तो याद रखना प्रकाश की चाल तीन जगह याद कर लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक तो निर्वात के अंदर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ध्यान सुनना। दूसरा, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। एक आप याद रखना कांच, जो खिड़की कांच होते हैं ना, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात ऐसी जगह जहां पर वायु विद्यमान नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 10 के ऊपर पावर 8 मीटर, 10 के ऊपर पावर 8 मीटर और 10 के ऊपर पावर 8 मीटर। याद करने का तरीका बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। अगर कोई ये कह दे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सुन लीजिएगा गौर से ये याद करने का तरीका। 10 के ऊपर पावर 8 है, 10 के ऊपर पावर 8 मीटर, 10 के ऊपर पावर 8 मीटर। क्लियर? अगर निर्वात में पूछे तो गुणा 3 कर देना। निर्वात में क्या करोगे? गुणा 3 कर देना। अगर आपको पानी पूछे तो 2.25 कर देना, 2.25 कर देना। और कांच में पूछे तो गुणा 2 कर देना। ए लीजिए बेटा, शायद मेरे हिसाब से सारी चीज याद होगी होगी। क्लियर? ये मान याद कर लीजिएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों में बताओ प्रकाश की जो चाल होगी सर्वाधिक किसमें होगी, तो आप बोलोगे निर्वात में। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है, तो याद रखना इस प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो होती है वो होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। याद रखना प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। ओके, कोई दिक्कत? इसके अलावा सुनो, हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना? पृथ्वी का चंदा मामा दूर के चंदा मामा है प्लस सूर्य है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी मान लेते हैं, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बार।
मान लेते हैं यहां पर है पृथ्वी, यहां पर है सूर्य और यहां पर है चंद्रमा। क्लियर? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाएगा? तो आप याद रखना लगभग 500 सेकंड। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, 500 सेकंड में। तो हम दूसरी भाषा में इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर लगभग आता है। लेकिन 500 सेकंड करीब याद रखिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। याद रखना 1.28 सेकंड। कभी कभी किताबों में क्या कर रखा है, ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसका मान बढ़ा देते हैं और इसको कभी कभी ये लिख देते हैं 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड कर देते। कभी कभार किताबों में लिख रखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने हमें तो बताया था 1.28 सेकंड और जबकि ना किताबों में लिख रखा 1.3 सेकंड। तो दोनों में से कोई भी आंसर आ जाए चलेगा। दोबारा सुनो, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल ज्ञात करने का यंत्र होगा रिमर या रोमर। प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात हो, पानी हो, कांच हो, 10 के ऊपर पावर 8, 10 पे 8, 10 पे 8। निर्वात में 3, पानी में 2.25 और कांच में 2। क्लियर? उसके बाद पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 500 सेकंड का टाइम लेता है, जबकि चंद्रमा का पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है। क्लियर? ये थी अपनी बेसिक बातें। अब मैं और आगे बढ़ूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए, प्रकाश की प्रमुख 5 घटनाएं हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रकाश की प्रमुख घटनाओं में नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सर ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये क्या होता है? चलो इसी के बारे में एक कड़ी डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। याद रखना, मेरा पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, गारंटेड खोपड़ी में फिट कर दूंगा आज आपके चैप्टर। आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा आप लोगों से। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज के सारे पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? आओ बेटा, अब देखिए बेटा जी, हमारी पहली घटना, प्रकाश की पहली घटना जिसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अगर परावर्तन का मतलब क्या होता है? किरण आई, टकराई और परावर्तित हो गई, उसे बोलते हैं परावर्तन। चलो मैं समझाता हूं एक बार। देखो, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाता है, तो याद रखना समतल दर्पण, समतल दर्पण को माना जाता है। अगर ऑप्शन में समतल दर्पण नहीं हो तो आपको करके आना चांदी। अरे क्लियर? और चांदी भी ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करके आना पारा। अच्छा, अगर तीनों ऑप्शन में हो तो, अगर तीनों ऑप्शन में हो तो क्या करोगे? तब समतल दर्पण। अगर देखो भाई, एक बात तो, किसी हलवाई की दुकान पे मिठाई लाने जाओ और आपके मन में है कि भाई देखो तुम एक काम करना, रसगुल्ला लेके आना। मम्मी अगर रसगुल्ला नहीं हो तो भाई गुलाब जामुन ले आना। अगर गुलाब जामुन भी नहीं हो तो भाई लड्डू लेके आ जाना। और हलवाई के पास तीनों मिठाई है, रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, लड्डू भी है, तो आप रसगुल्ला लेके जाओगे क्योंकि अप्रोच तो वही थी। तो अगर तीनों हो तो पहले समतल दर्पण, अगर रसगुल्ला नहीं होता तो गुलाब जामुन, यानी कि अगर समतल दर्पण नहीं होता तो चांदी। क्लियर? आ जाओ। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसी चीज भी है कि जहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। हां है, अंधेरा।
अगर अंधेरे में प्रकाश जाएगा तो वो कभी भी परावर्तित नहीं होगा, टकरा के वापस से नहीं आएगा। याद रखना, अंधेरे में कभी भी परावर्तन नहीं होता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के अंदर चाहे कितना भी प्रकाश चला जाए कभी भी परावर्तन नहीं होता है, और जब तक परावर्तन नहीं होगा तो वहां पर उजाला नहीं होगा, अंधेरा ही रहेगा। क्लियर? परावर्तन सिद्धांत पर कार्य कौन कौन करते हैं, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नंबर 8, एक तो दर्पण। दर्पण जो होता है ना, वो हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? दर्पण, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने कभी सुना स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में दोनों को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पर्सन डायरेक्ट आता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? चित्र, प्रकाश के परावर्तन का चित्र क्या है? आ जाओ भाई, अब समझाता हूं। मान लीजिए ये तल है, ध्यान से सुनना, ये तल है। क्लियर? सूर्य का प्रकाश इधर से आया, इधर चला गया, तो इसका मतलब ये परावर्तित नहीं हुआ है। अब परावर्तन कैसे? जैसे ये तल से टकरा के और जिस एंगल से वो आ रहा है उसी एंगल से ऊपर की साइड में चले जाना, इसे बोलते हैं परावर्तन हो गया। और यहां नीचे परावर्तन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी कि किरण यहां आई, इसको जाना चाहे था सीधा, लेकिन सीधा न जाकर वापस उसी कोण के एंगल पे चली गई है। इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्लियर? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, पहली शर्त। दूसरी बात, ये जो कोण होता है ना, यहां से ये कोण जो बन रहा है, बात को समझना बेटा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट। गलत बोल दिया बेटा जी मैं, रुको 2 मिनट रुको बेटा, ये आ गया। दूसरी बात ये, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के दोनों, मान लो यहां पर एक सीधी रेखा है जिसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? अभिलंब। ये मान लेते हैं अभिलंब है। ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल से, यानी कि यहां का जो कोण होगा, ये तल से टकरा के जब परावर्तित किरण होगी तो ये जो कोण होगा, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो इधर वाला ये भी 60 डिग्री होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्लियर? और इसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। क्लियर? परावर्तन कोण बोलते हैं। बात समझ में आई? ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये रेखा जो थी, किरण था, प्रकाश तो जो किरण थी, वो सीधी न जाके अपने मूल स्थान से भटक जाती है। तो भटक जाती है तो इस भटके जो कोण है अपने मूल स्थान से वो कितने डिग्री भटक गई है, उस भटके हुए कोण को हम बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? विचलन कोण। आप धीरे धीरे समझिए इस चीज को। यहां से किरण गई, टकराई, इधर चली गई, ये अभिलंब मान लेते, बीच में एक रेखा खींच ली मान लो आप, इधर वाला ये कोण दोनों कोण बराबर होंगे, और ये रेखा सीधी जा रही थी, वहां न जाके ये परावर्तित होगी
तो यहां से लेके परावर्तित किरण तक जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे विचलन कोण। और यहां पर जाके एक बन जाता है सूत्र। कौन सा सूत्र सर? ये हो गया आपतन कोण, ये परावर्तन कोण और ये विचलन कोण। अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो ये सरल रेखा बन जाएगी, और सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है। यानी कि मैं सीधी भाषा में कह सकता हूं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण तीनों का योगफल 180 के बराबर होता है। एक बात और, दो बातें याद रखना। आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। पहली शर्त तो ये याद रख लेना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्लस पॉइंट, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। सर बार बार आप इस पे जोर क्यों दे रहे हो, बार बार ये क्यों बात बता रहे हो? यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे बेटा, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊं, आप ये पूरा का पूरा डायग्राम नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ओके, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, यहां पर ही देखिए, यदि आपतित किरण दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाए तो उसके विचलन कोण का मान क्या होगा? एक बात हमेशा रखना, आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण प्लस विचलन कोण तीनों का योग 180 डिग्री होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण तीनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण तीनों का योगफल कितना होता है? 180। आपतन कोण कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री। हमें पता कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो भाई परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। यह बात तो मैंने पहले बताई थी आपको कि आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। तो बताओ विचलन कोण कितने डिग्री का हो ताकि उसका टोटल 180 डिग्री हो जाए? तो आप बोलोगे सर 60 60 120, 120 इसमें से घटाएंगे तो इसका भी मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो विचलन कोण का मान कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इसी प्रकार देखो ये प्रश्न है, सेम सूत्र यहां पर अप्लाई कर दो। यहां पर देखो हमें पता है कि आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण प्लस विचलन कोण बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री का विचलन कोण बनाए, विचलन कोण का मान कितना है? 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री विचलन कोण है तो इन दोनों का मान कितना होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, इधर प्लस का तो इधर माइनस का कर दो। 180 में से 80 घटा दो, 100 बच जाएंगे। और ये दोनों बराबर होते हैं तो जाहिर सी बात है कितने कितने डिग्री होंगे? 50 50 डिग्री के होंगे। 50 50 100 100 और 80 180। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर हमें पूछ बैठे कि बताओ इसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे 50 डिग्री आंसर। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, इसी के साथ प्रकाश का परावर्तन की पहली घटना खत्म। दूसरी घटना के अंदर चले, नोट कर लीजिए इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का अपवर्तन मैंने इस तरह से एक बीच में बना देता हूं, यह अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है ना। अभिष्ट लंब जिसको बोलते हैं अभिष्ट लंब, अभिलंब, लंब माने होता है 90 डिग्री कोण, अभिलंब। लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब यहां पर हवा का मतलब हो गया विरल माध्यम, और जल का मतलब होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्लियर? अगर कोई प्रकाश, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रकाश ऊपर से आता है,
यानी कि विरल माध्यम से और पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाता है, तो वह अपने मूल स्थान से भटक जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस साइड में चला जाता है, अपने मूल स्थान से भटक जाता है। याद रखना, अपने मूल स्थान से क्या करता है, वो भटक जाता है। उसको सीधा जाना था लेकिन सीधा न जाकर वो इधर आ गया, तो मूल स्थान से वो भटक जाता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्त का मतलब होता है अंदर की साइड, अपवर्तन का मतलब देखो, परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होता है, पानी पानी, हवा हवा, केवल एक ही माध्यम है। अपवर्तन जो होता है वो दो माध्यम में होता है, हवा से पानी, पानी से हवा। अगर हवा से कोई किरण, हवा यानी कि विरल माध्यम से कोई किरण अगर सघन माध्यम की जाती है तो वो किरण मुड़ जाती है किधर, अभिलंब की ओर। तो यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। याद रखना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह बात ध्यान रखना। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अगर यही प्रश्न अगर कोई किरण जल से, यानी कि जल से, अगर कोई किरण जल से हवा की ओर जा रही है, हवा की ओर जा रही है, तो याद रखना वो भी अपने स्थान से मुड़ जाएगी, लेकिन अभिलंब की ओर न जाके अभिलंब से दूसरी साइड में चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, यानी कि वो अपने मूल स्थान से भटक जाएगी, मूल स्थान से भटक जाएगी। ये लीजिए, मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई किरण सघन माध्यम यानी कि जल से सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो है अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हो जाती है। बस ये दो बात याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। यदि कोई किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब यहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो किरण अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के बराबर रहेगी, इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी, यानी कि हवा से पानी की तरफ जाएगी किरण, तो जो किरण होती है ना, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। क्लियर? दोनों बात समझ में आ गई है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कौन कौन करता है उसके बारे में बताऊं, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए बेटा, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, वीडियो समय से ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, उन चीजों के लिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब ध्यान सुनो, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा। पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा दिखाई देना, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस लिए? तो याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी कि जितनी भी घटनाएं ना, ये देख लो, सबको अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब किसकी वजह से होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा दिखाई देना, पानी में पड़ा सिक्का या मछली अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है ना, समुद्र का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, तारों का चमकना, सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना तथा अस्त होने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ठीक है ना, यह भी परावर्तन का कारण है। लेंस की कार्यविधि, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब ना अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। याद रखना, अपवर्तन। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि समुद्र का वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, यह प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? ये जितनी भी घटनाएं एग्जाम में आई हुई है किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए इन सबको याद रखना। इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो वो प्रकाश का कौन सा नियम होगा?
प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? तीसरे नियम पर चले, नोट कर लीजिए इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। देखो बेटा जी, प्रकाश की तीसरी घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिर है क्या चीज? जैसे मान लीजिए तल है, ओके, अगर कोई प्रकाश तल से टकराकर वापस वहीं पर ही रह जाना, वापस वहीं पर ही रह जाना, यानी कि बाहर नहीं निकलना। जैसे मान लीजिए एक हीरा हीरा के अंदर प्रकाश गया लेकिन बाहर नहीं निकला, हीरे के अंदर ही प्रकाश टकरा के हीरे के अंदर ही परावर्तन हो गया। यानी कि अगर कोई प्रकाश आता है, आने के बाद में प्रकाश वापस नहीं निकल पाता है और अंदर ही अंदर परावर्तन हो जाता है, तो वो होता है आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक बार अंदर आ जाए, दोबारा वो बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही अंदर परावर्तन होता रहे उसका, तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र नोट कर लीजिए। इस सिद्धांत पर कौन कौन कार्य करते हैं उसके बारे में लिखा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या क्या घटनाएं घटती है। जैसे हीरे का चमकना, रेत का चमकना जिसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका, तारकोल का चमकना, रोड के ऊपर जो तारकोल होता है उसका चमकना, बर्फ का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे में जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका चमकना, चटके हुए कांच का चमकना। चटके देखो, एक बार आप कांच का गिलास लो, उसमें एक पत्थर मारो, अगर वो चटक जाता है, टूट जाता है, तो देखना वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह पानी से आधी भरी हुई प्रख नली का खाली भाग का चमकना। ये जितनी भी घटनाएं हैं, अगर कोई पूछ बैठे एग्जाम में, हीरे का चमकना प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है या प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो याद रखना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो याद रखना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाया है। ओके, ये सब नोट कर लीजिए। मैं चौथे पॉइंट पे जाऊं, आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कीजिए बेटा, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, चौथी घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। सर ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? सीधी सी बात है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना, प्रकाश को फैलाना। जब प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा तो उजाला होगा। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना। ए लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो, वायुमंडल के कणों से प्रकाश टकराकर फैलता है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे प्रकाश आता है वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, और वायुमंडल के अंदर प्रवेश जैसे करता है ना, तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं जिससे प्रकाश टकराता है और फैल जाता है। वायुमंडल के कणों से प्रकाश टकराता है, टकराने से प्रकाश फैल जाता है, और टकराने से प्रकाश जब फैलता है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर उजाला हो जाता है, जिसको बोलते सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू, वो इसी की वजह से बेटा, ठीक है ना। तो प्रकाश फैल जाता है जिससे प्रकाश होता है, जिससे उजाला होता है। अब मान लीजिए कोई ये कह देता कि अगर वायुमंडल नहीं होता, अगर वायुमंडल नहीं होता, अगर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल नहीं होता तो कण भी नहीं होते, और कण नहीं होते तो प्रकाश टकराता नहीं, और प्रकाश नहीं टकराता तो चारों तरफ अंधेरा होता। क्या होता?
अंधेरा होता, अंधेरा होता। सर कैसे? अब मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि आकाश का रंग बताओ, आकाश का रंग, आकाश का रंग, तो आप बोलोगे सर अगर हम पृथ्वी से देखें, अगर हम आकाश का रंग अगर हम पृथ्वी से देखें, ऊपर देखें तो हमें नीला दिखाई देता सर। आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? नीला। किसकी वजह से? इस प्रकाश की वजह से। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना वायुमंडल की वजह से, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। समझ गए? लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर मैं चंद्रमा से, अगर चंद्रमा से आकाश की तरफ देखो तो कैसा दिखाई देगा? तो याद रखना काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है नहीं, प्रकाश टकराएगा नहीं, फैलेगा नहीं, तो काला दिखाई देगा, अंधेरा होगा। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से, अगर मैं अंतरिक्ष से देखूं किसको? आकाश को, तो कैसा रंग दिखाई देगा? तब भी याद रखना काला। अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पृथ्वी से नीला दिखाई देता है, चंद्रमा, अंतरिक्ष और कहीं से भी देखो तो काला दिखाई देगा। समझ में आई मेरी बात? इसका कारण एक ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर कौन कौन से आधारित मतलब सिद्धांत है उनको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। इससे मुख्य रूप से दो ही घटना याद रखिएगा, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना और सूर्य जो उदय या अस्त के समय, जब सूर्य उगता है या छिपता है तो लाल दिखाई देता है। सूर्य का उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देना और समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो याद रखना प्रकाश का प्रकीर्णन। मेरे लाडलो, ये 5 ही घटना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मैंने प्रकीर्णन तक बता दिया है। इनकी घटनाओं को याद रखिएगा कि इन सिद्धांतों पर क्या क्या कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट बताऊं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखो बेटा जी, लास्ट एंड फाइनल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश के रंगों का विभाजन करना। प्रकाश के रंगों का विभाजन करना। अब आप बोलोगे सर प्रकाश, प्रकाश तो हमें व्हाइट कलर का प्रकाश दिखता है। नहीं 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 नहीं, प्रकाश के रंग, प्रकाश ना, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, याद रखना। प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना है, याद रखना। यह प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो याद रखना 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बनता है और इस घटना पर आधारित प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का एक एग्जाम्पल बहुत शानदार है, बरसात के समय इंद्रधनुष का बनना। बरसात के समय, बरसात के समय इंद्रधनुष का बनना। बरसात के समय इंद्रधनुष का बनना, यानी बरसात के समय जो इंद्रधनुष बनती है वो प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है जिसके कारण, अरे बरसात जब होती है ना तो क्या करते हैं कि वायुमंडल के अंदर कुछ बूंदें रुक जाती है, जिससे प्रकाश टकराकर अलग अलग रंगों में विभाजन हो जाता है। जैसे बरसात हो रही, टिप टिप टिप, कोई बूंद प्रकाश के, कोई बूंद है तो वो वायुमंडल में रुक गई,
रुक गई तो प्रकाश आएगा, उस बूंद से टकराएगा, टकराते उसके अलग अलग रंग निकल जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष दिख रही, इंद्रधनुष दिख रही। समझ गए मेरी बात? ये तो ये वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। क्लियर? अब ये 7 रंग कौन कौन से हैं इसके बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। भाई मेरा तो एक ही मानना है, सबसे पहली बात इन नामों को आप क्रम से याद कर लेना। सर क्रम से याद करने का तरीका बता दूंगा। इनका पहला अक्षर पकड़ लो, बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। बस याद रखना। क्या नाम लिखना? बे जानी, बेजानी है। देखो, बेजानी, बेजानी है, पी नाला, पी ना ला, पी नाला। लेकिन ध्यान रखना मैंने उल्टी साइड से स्टार्ट किया है। आप इधर से याद करोगे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, याद कर सकते हो आप। अब इसको मैं क्रम से याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, तो सुनो ध्यान से। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो याद रखना लाल रंग की, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, अगर कोई पूछ ले किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग की। इसीलिए खतरे का लाल निशान होता है। खतरे का लाल निशान क्यों होता है? उसकी तरंग दैर्घ्य यानी काफी दूर तक दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग हमेशा खतरे का निशान होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले किस रंग का वर्ण विक्षेपण यानी कि फैलना, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन किसका होता है, तो याद रखना वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन सर्वाधिक किस रंग का होता है, तो आप लिखोगे बैंगनी। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अगर कोई मैं सवाल पूछ लो आपसे कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किस रंग की होती है, आपने बोला लाल। अगर मैं कह दूं ऑप्शन में लाल नहीं हो, तो अगर ऑप्शन में लाल नहीं हो तो आपको करके आना नारंगी। अगर ऑप्शन में नारंगी नहीं हो तो आपको करके आना पीला। याद रखना, अगर लाल हो तो लाल करना है, अगर लाल ऑप्शन में नहीं हो तो नारंगी, नारंगी ऑप्शन में नहीं हो तो पीला। समझ गए? ये घटते क्रम में है। ओके, अब आ जाओ, सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन किस में होता है, तो बैंगनी। अगर बैंगनी ऑप्शन में नहीं हो तो जामुनी, अगर जामुनी ऑप्शन में नहीं हो तो नीला। सबसे ज्यादा बैंगनी में होता है, अगर ऑप्शन में बैंगनी नहीं है तो जामुनी देखो है क्या, वो राइट होगा। आई होप क्रम इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को। ओके, क्रम याद करने के लिए बेजानी है, पिनाला याद कर लीजिएगा। अब मैं 2 बातें बताता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु मेरे पास, कोई वस्तु है और वस्तु क्या करती है, 2 चीज, सभी रंगों को अवशोषित अवशोषित करती है, सभी रंगों को अवशोषित करती है। अगर कोई भी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, तो उसका रंग हमेशा वो वस्तु काली दिखाई देगी। याद रखना, वस्तु क्या होगी, काली। याद रखना। और यदि सभी रंगों को परावर्तित कर दे, अगर कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, फैला दे, जाओ भी जाओ जाओ जाओ, तो याद रखना सफेद रंग दिखाई देगा। वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद।
याद रखना, प्रकाश फैल गया तो सफेद, नहीं फैला एक जगह अवशोषित हो गया तो अंधेरा। समझ गए मेरी बात ये। और इसी के साथ मैंने प्रकाश का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये था आपका प्रकाश का चैप्टर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो बेटा जी प्रकाश का चैप्टर आपको कैसा लगा। गारंटी बोल रहा हूं इससे हटके प्रश्न एक भी नहीं आएंगे। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए बेटा जी। ये पूरे प्रकाश के प्रश्नों को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, मिलते हैं फिजिक्स के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा। थैंक यू।